So guys, in this video, we are going to learn in a flashed manner what is all about General Clauses Act. तो पहले तो सर इसका पर्पस क्या था? पर्पस क्या था सर कि जो भी जगह पे जहाँ पे भी जितने भी लॉस बने हैं उसके अंदर अगर कोई टर्म का कोई मीनिंग नहीं दिया गया है तो उसके मीनिंग्स हम यहाँ पे दे देंगे सो दैट यू डोंट हैव टू रेफर एनीवेयर एल्स। हर चीज के डेफिनेशन के मीनिंग्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यानी कि जिस कानून के अंदर कोई डेफिनेशन नहीं दिए गए हैं उसके डेफिनेशन आप कहाँ ढूंढोगे? जीसीए में। नंबर 2, उससे क्या होगा? उससे आपके एक्ट की कंटेंट शॉर्टन हो जाएगी। आपको हर जगह लिखना नहीं पड़ेगा, आपको यहाँ पे लिखोगे आपका काम हो जाएगा। नंबर 2, आपके हर मीनिंग में क्या आ जाएगा? यूनिफॉर्मिटी। जैसे अगर आप कहें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का मीनिंग हर जगह पे लिखने से अच्छा है एक जगह पे आ जाए और वही मीनिंग आपका कंक्लूसिव माना जाएगा। दैट इज द पर्पस ऑफ द लॉ। आगे एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ जीसीए क्या कहता है कि इट विल बी एप्लीकेबल टू द एरियाज वेयर द लॉ इज एप्लीकेबल। इसका खुद का क्या नहीं है? इसका खुद का टेरिटोरियल एक्सटेंट नहीं है। इसका खुद का टेरिटोरियल एक्सटेंट नहीं है। जहां जहां पे आप इसको यूज करोगे वो लॉ जहां एप्लीकेबल होगा वहां पे जीसीए एप्लीकेबल हो जाएगा। नॉट इम्पोर्टेंट। एफिडेविट इंपॉर्टेंट। एफिडेविट हम क्या लिखेंगे? और एफिडेविट एक अफर्मेशन है जो आप स्वेरिंग के बदले यूज करते हो। अफर्मेशन है जो आप स्वेरिंग के बदले यूज करते हो, जहाँ पे आपने राइटिंग में लिख के दे दिया कि आप जो कह रहे हो वो सच है और यही आप बिलीव करते हो विथ योर बेसिस के। जैसे एग्जांपल, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट मेरे पास अवेलेबल है बट मैं ये कहता हूँ कि मेरा बर्थ डेट ये है, मैं इस गांव में पैदा हुआ था। ये क्या हो गया? आपका अफर्मेशन हो गया। और इस स्टेट ऑफ स्वेरिंग आपने लिख के दे दिया, उसे हम क्या कैसे यूज करेंगे? एफिडेविट की तरह यूज करेंगे। नॉर्मली यूज होता है एज एन एविडेंस। सेंट्रल एक्ट। जिस लॉ के ऊपर जिसे अप्लाई होगा वो है सेंट्रल एक्ट। सेंट्रल एक्ट मतलब क्या? सर इट्स एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जितने भी कानून पार्लियामेंट में, भारत के पार्लियामेंट में बने, लोकसभा राज्यसभा में बने, वो सबको सेंट्रल एक्ट कहा जाएगा। और बिफोर आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू द पिक्चर, दैट इज 26 जनवरी 1950, उसके पहले जो भी कानून ऑलरेडी बन चुके थे अंडर डोमिनियन लेजिस्लेचर, वो सबको भी यहाँ पे एक्ट में कवर किया गया था। सिंपल पार्ट। इससे आगे जाए हम लोग तो आधा डेफिनेशन ऑफ द वर्ड गुड फेथ। और गुड फेथ में हमने क्या देखा था बच्चों कि गुड फेथ का मतलब एज पर जीसीए ये है समथिंग व्हिच इज डन ऑनेस्टली, इज डन नेग्लिजेंटली और नॉट, इट डजंट मैटर। मतलब आपने सच्चे मन से किया है तो आपने गुड फेथ किया, भले आपने ध्यान दिया था या नहीं। अभी कहता है कि डेफिनेशन ऑफ गुड फेथ जो है वो तो भाई यही है जीसीए का, लेकिन इन्होंने कहा GC definition does not apply to the enactment which contains specific definition। मतलब जिस एक्ट में डेफिनेशन दिया है वहां पे आप जीसीए का डेफिनेशन यूज, गुड फेथ का डेफिनेशन यूज नहीं कर पाओगे। और जहां पे डेफिनेशन नहीं दिया होगा वहां पे आप तब यूज कर पाओगे अगर वो अनरीजनेबल ना हो। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, नॉर्मली डेफिनेशन ऑफ द एक्ट व्हाट यू आर रेफरिंग टू उसका डेफिनेशन ऑफ गुड फेथ यूज होना चाहिए। अगर वो साइलेंट है तो फिर आप जीसीए का डेफिनेशन यूज कर सकते हो, गुड फेथ दैट इज समथिंग डन ऑनेस्टली नेग्लिजेंटली और not। लेकिन आप इसके अंदर भी लॉ क्या कहता है? इफ समथिंग इज बीन डन व्हिच इज प्रूविंग कि वो डेफिनेशन इज बिकमिंग अनरीजनेबल तो आप यूज नहीं कर सकते थे। सर जैसे एग्जांपल मो प्रो वर्सेस मो। इस केस स्टडी में हमने देखा था कि एक परचेज किया गया था प्रॉपर्टी केयरलेसली। उन्होंने इंक्वायरी नहीं की थी, उन्होंने ये देखा नहीं कि बंदा जो है वो इंसॉल्वेंट है। तो भले ही उन्होंने ऑनेस्टली किया था बट फिर भी वो नेग्लिजेंट थे। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि भाई भले डिसीजन में लिखा हो कि इसको गुड फेथ माना जाएगा लेकिन उसको अनरीजनेबल काउंट बोल दिया उन्होंने कि दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज गुड फेथ। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशंस गुड फेथ। इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें हम लोग तो उन्होंने कहा लैंड इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड इज इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ इज आल्सो इमूवेबल प्रॉपर्टी। Something which is permanently fastened to anything attached to earth shall also be termed as immovable property। मतलब क्या सर कि एक जमीन इमूवेबल है, जमीन से बेनिफिट क्या अराइज होते हैं? ट्रीज, माइंस, ऐसा सब, तो उसको भी इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा, विच इज बेसिकली
attached to earth or permanently fastened to anything attached to earth. अब benefits arising out of a land will be a tree is removable. साथ में permanently fastened मतलब building, factories, ये भी immovable property माना जाएगा. तो इसके डेफिनेशन के 4 फेजेस है. लैंड, benefit arise out of the land, attached to earth and permanently fastened to anything attached to earth. That is your buildings etc. ये सबको क्या माना जाएगा? ये सबको इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा. Trees immovable because trees are the benefit arising out of the land. Timber is not immovable, as the same are not permanently fastened to earth. See, timbers क्या है पता? वो बाम्बू, वो लकड़ा जो आप यूज कर सकते हो, उसका यूज ही कब होता है? जब उसको तोड़ दो, तो वो इमूवेबल है. Similarly, buildings are also immovable in nature. फिशिंग का राइट क्या माना जाएगा? तो फिशिंग का राइट जो है ना वो इमूवेबल है. राइट टू फिशिंग इज इंटेंजिबल एंड इमूवेबल. अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट एलिमेंट आपका है इफेक्ट ऑफ रिपील. रिपील मतलब कोई चीज को कैंसिल करना. रिपील मतलब कैंसिल करना, मतलब जब कोई नया लॉ आता है तो पुराना वाला लॉ क्या हो जाता है? रिपील हो जाता है. रिपीट, इफ द न्यू लॉ इज बीन मेड, द ओल्ड लॉ बिकम्स डैश, द ओल्ड लॉ बिकम्स रिपील, कैंसिल्ड. When the centralization or any regulation made after the commencement of this act repeals any act made or yet to be made. अगर कोई कानून जैसे कम्युनिटी 13 आता है और 1956 के कानून को रिपील कर देता है तो क्या होगा? पुराना वाला कानून चला जाएगा और नया वाला कानून आ जाएगा. इसी को रिपील कहते हैं. यस सर, लेकिन क्या नहीं होगा? ये कहता है इट विल नॉट रिवाइव एनीथिंग व्हिच इज ओल्ड वन. It will not revive anything which was not enforced during the period at which repeal is effected. मतलब पुराना कानून के पहले का जो कानून था वो रिवाइव नहीं होगा जब ये वाला कानून आया होगा. सर आपको समझवाना पड़ेगा, मैं समझाता हूँ. ये एक्ट 1 है, ये एक्ट 2 और ये एक्ट 3. जब एक्ट 1 चालू था ना, एक्ट 1 कुछ टाइम के बाद एक्ट 2 आया और एक्ट 1 रिपील हो गया. एक्ट 2 आया और एक्ट 1 रिपील हो गया. अब कुछ समय बाद एक्ट 2 गया और एक्ट 3 आ जाता है. तो अभी एक्ट 2 रिपील हो गया और एक्ट 3 आ गया. लॉ क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे? जब एक्ट 2 के जाने पे एक्ट 3 आता है तो एक्ट 1 रिवाइव नहीं होगा. एक्ट 1 इट विल नॉट रिवाइव एनीथिंग ओल्डर वन. तो एक्ट 1 रिवाइव नहीं होगा. नंबर 2, रिपील होने से आपके मैनेजमेंट ने जो पुराने वाले लॉ के बेसिस पे कोई भी डिसीजन लिए होंगे, परफॉर्म किए होंगे, डिसीजंस एक्सेट्रा, वो सब भी कैंसिल आउट नहीं होंगे. रिपील होने के बाद जो पुराने लॉ के हिसाब से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई लायबिलिटी, कोई ऑर्डर, कुछ भी डिसीजन लिया गया हो, वो सब भी कैंसिल नहीं होगा, वो सब भी रिवाइव नहीं होगा. रिपील होने के बाद पुराने कानून के हिसाब से कोई पनिशमेंट दे दी गई हो, 5 ईयर्स 7 ईयर्स का पेनल्टी मार दी हो, वो भी रिवाइव नहीं होगी. मतलब जब कोई कानून जाता है और दूसरा कानून आता है तो नए आने के बाद पुराने वाले के मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को कैंसिल आउट नहीं किया जाएगा. उसके राइट्स, क्लेम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पनिशमेंट्स, फॉरफीचर्स, पेनल्टीज, ये सब जो पुराने एक्ट में दी गई है, जो एक्ट खत्म हो चुका है, बट वो पेनल्टी खत्म नहीं होगी, वो इम्प्रिजनमेंट खत्म नहीं होगी. क्यों? क्योंकि वो जब दी गई थी तब वो कानून एक्टिव था, अब वो एक्टिव नहीं है. तो दिस इज समथिंग व्हाट यू हैव टू रिमेंबर फॉर रिपील. मैं एक और बार रिपीट कर देता हूँ रिपील का पार्ट आप लोगों के लिए. रिपील यानी कानून का रिप्लेसमेंट. रिपील यानी कानून का डिलीशन, पुराना जाएगा और नया आया. तो रिपील्ड एक्ट मतलब जो कैंसिल आउट हो गया, एज इफ इट वाज नॉट एग्जिस्टिंग. और रिपीलिंग मतलब जिसके बदले नया कानून आया. लेकिन ये कह रहा है कि कैंसिल होने पे पुराने कानून में जो काम हो गए, मैनेजमेंट ने जो काम किए, क्लेम्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स, एनफोर्सेबिलिटीज, पनिशमेंट, फॉरफीचर, जो ऑलरेडी पास आउट हो चुका था, तो वो उस कानून के हिसाब से कंटिन्यू माना जाएगा, वो कैंसिल आउट नहीं होगा. यहाँ पे लिखा है इन्होंने इसी पार्ट को कि रिपील मींस व्हाट, एज इफ इट इज नेवर एग्जिस्टेड. अब ये खत्म हो गया, आगे जाकर आप उसको वो को यूज कर सकते हैं.
जो हो गया वो हो गया, उसमें आपको चेंज भी कर सकते हैं। रिवाइवल ऑफ रिपील्ड इनैक्टमेंट्स, ये बात मैंने ऑलरेडी समझा दी। द फर्स्ट is not revived unless the third act makes an express provision to that effect. If one act is repealed by second and second is repealed by third, एक गया दूसरा है, दूसरा है तीसरा, तीसरे के आने से फर्स्ट जागेगा नहीं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू रिपील इनैक्टमेंट्स, तो टेक्निकल है, समझना पड़ेगा कि हमें रेफरेंस क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? रेफरेंस क्रिएट करना है। Where this act or general act or regulation made after commencement of this act repeals or and reenacts with or without modification any provision of a former enactment. The references in any other enactment or any instrument to the provision so repealed shall, unless the regulation appears, be construed as references to the provision so reenacted. सर कुछ नहीं समझा, सुनते हैं। देखो बच्चों, आई विल एक्सप्लेनिंग यू नॉट एज अ फास्ट ट्रैक हियर, सुनो ध्यान से। जब कोई एक्ट रिपील होता है, मतलब जो कोई एक्ट कैंसिल होता है और री इनैक्ट भी हो गया, उसके बाद कोई नया एक्ट आ गया, इसमें कोई चेंजेस किए या चेंजेस नहीं किए, तो फिर क्या होगा? तो मान लीजिए कि डेफिनेशन ऑफ द वर्ड प्राइवेट कंपनी was being used under SEBI law. Which law? SEBI. अंडर कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से। तो क्या लिखा सेबी में? क्या लिखा था कि द वर्ड प्राइवेट कंपनी मीन द प्राइवेट कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, यहाँ पे आके पढ़ लिया। अब ये एक्ट कैंसिल हो गया, रिपील हो गया, कौन सा एक्ट आया? कंपनीज एक्ट 2013 आया। सेबी में अभी भी वो क्या, अभी भी सेबी में क्या लिखा है कि सेबी एक्ट में लिखा है कि डेफिनेशन प्राइवेट कंपनी शैल बी एज पर द कंपनीज एक्ट 1956, लेकिन रेफरेंस जो दिया गया था वो कौन से इनैक्टमेंट हो चुके हैं? अभी रिपील्ड इनैक्टमेंट हो चुके हैं। तो कोई रेफरेंस टू रिपील इनैक्टमेंट हो गए होंगे, तो उसी को अब क्या माना जाएगा? shall be understood as a reference to the provision so re-enacted. तो सेबी में लिखा था कि रेफरेंस प्राइवेट कंपनी should be as per कंपनी एक्ट 1956, सॉरी। तो अब वो एक्ट अगर रिपील हुआ है तो अभी से लॉ क्या कहना चाह रहा है कि ऐसा समझ लो कि सेबी में क्या लिखा गया है कि construed as a reference to the provision so re-enacted, is which act? 2013 instead of 1956. Commencement and domination of time. In any legislation or regulation, it shall be sufficient for the purpose of excluding the first in a series of days or any period of time to use the word from, and for the purpose of including the last day to the use word to. आपने इसके बाद क्वेश्चन आंसर किया होगा मेरे साथ, जैसे रेफर द क्वेश्चन आंसर शीट। फ्रॉम एंड टू, अगर हम कोई चीज को ऐड करना चाहते हैं या रिड्यूस करना चाहते हैं तो फ्रॉम लिखेंगे, तो जिस दिन को डेट माना गया, that will not be counted when you use the word from, and when you use the word to, that day will be counted. From 15th तो आपका 16 से शुरू होगा। तो यहाँ पे अंडरलाइन करो ये वर्ड एक्सक्लूडिंग, मतलब एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट डे इन अ सीरीज ऑफ डेज फ्रॉम। तो हम क्या कहते हैं? फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन 30 days should be the date of payment of dividend. तो फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, तो डेट ऑफ डिक्लेरेशन से तो क्या बोला जा रहा है? फ्रॉम लिखा है तो मतलब उस दिन के बाद से 30 दिन, तो जिस दिन डिक्लेयर किया उसको हम काउंट नहीं करेंगे। और टू लिखा है तो लास्ट डे काउंट हो जाएगा, मतलब टू इज इंक्लूसिव एंड फ्रॉम इज एक्सक्लूसिव। पावर टू अपॉइंट also include power to appoint ex officio. Power to appoint also include power to appoint ex officio. Now ex officio का मतलब यहाँ पे क्या होता है? तो मे बी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल से बेटर समझेगा कि इफ वीपी बिकम्स एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इन इंडिया, द वीपी बिकम्स एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मतलब क्या हो गया कि राज्यसभा चेयरमैन कौन होगा? तो वीपी ही राज्यसभा का चेयरमैन माना जाएगा, जिसको क्या कहते हैं?
एक्स ऑफिशियल अपॉइंटमेंट, मतलब अपॉइंटमेंट किसी के नाम से नहीं कर रहे हो, आप अपॉइंटमेंट उसकी पोजीशन से कर रहे हो। जब उसकी अपॉइंटमेंट उसके पोजीशन से हो रही है, ऑफिस से हो रही है, उसके नाम से नहीं हो रही है, तो उसे हम एक्स ऑफिशियल कहते हैं। और नाम से हो रही तो बाय नेम कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि उद्धव ठाकरे जी शुड बी हेडिंग द मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन प्रेसिडेंशियलशिप, ये हो गया नाम से। मैंने बोला नहीं, सीएम ऑफ महाराष्ट्र शुड बी द हेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ मुंबई। तो ये क्या हो जाता है ना, एक हो गया नाम से अपॉइंटमेंट करना, दूसरा हो गया पोजीशन से अपॉइंट करना। तो लॉ कहता है कि अगर किसी को पावर है तो अपॉइंट बाय नेम, तो उसी को पावर है टू अपॉइंट बाय वर्च्यू ऑल्सो। फिर लॉ कहता है कि अगर आपको राइट है टू अपॉइंट समवन, तो आपको राइट है टू सस्पेंड और डिसमिस ऑल्सो। तो ये फाइन है, कुछ रेलेवेंट नहीं है इतना। फिर आता है मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट। तो सर्विस बाय पोस्ट में लिखा गया है कि इट शुड बी एड्रेस, प्रीपेड एंड रजिस्टर्ड पोस्ट, ये लिखा गया है। तो इसके अलावा में अगर कुछ अलग इंटेंशन अपीयर किया गया, जैसे कि आपने बोला ऐसा नहीं, हमको ऐसा चाहिए, तो अनलेस एक्सप्रेस अदरवाइज इट शुड बी प्रॉपर्ली एड्रेस, प्रीपेड एंड रजिस्टर्ड पोस्ट। इसके अलावा भी इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, तो हम ये फॉलो करेंगे। अगर कुछ स्पेसिफाई किया है तो जो स्पेसिफाई किया है वो ही फॉलो किया जाएगा। मतलब यहाँ पे 3 केसेस है जहाँ पे लिखा गया था इट शैल बी सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, ऐसा लिखा गया था। तो यहाँ पे से रजिस्टर्ड पोस्ट नहीं चलेगा जो ऊपर चलता था। यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट ड्यू मतलब उससे कंफर्मेशन लेना पड़ेगा कि हमें मिल चुका है, तो ही वो डिलीवरी मानी जाएगी। तो क्वेश्चन ये है कि डिलीवरी ऑफ पोस्ट कब माना जाएगा। तो अगर आपने प्रॉपर एड्रेस किया, पैसा पे कर दिया टीओ की ट्रांसपोर्टेशन का और रजिस्टर्ड पोस्ट, तो डिलीवर माना जाएगा, सर्विस माना जाएगा। लेकिन अगर ऐसा लिखा गया था कि सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, तो जब तक वो एक्नॉलेजमेंट ड्यू रजिस्टर्ड पोस्ट नहीं होगा तब तक वो काउंट नहीं किया जाएगा। ये 2 केसेस इतने रिलेवेंट नहीं, बड़ा रेफर कर लेना। इंपॉर्टेंट वन इज द फर्स्ट वन। सेकेंड और थर्ड केस के अंदर सिर्फ बेसिस ये है कि आपका टेनेंट लेने से मना कर दे नोटिस, तो हम ये मानेंगे कि आपको नोटिस सर्व हो गई, क्योंकि आपको सर्व तो हुई थी, आपने रिसीव करने से मना कर दिया था, तो उसे हम क्या मानेंगे, उसे हम ये मानेंगे कि आपने नोटिस सर्व कर दी है। आगे, इट वाज हेल्ड दैट व्हेन द नोटिस वाज सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट टू अ पर्सन कंसर्न एट अ प्रॉपर एड्रेस पे है तो वो मानी जाएगी डिलीवर। एंडोर्समेंट नॉट क्लेम और नॉट मेट sufficient to prove that it is serviced। इसका मतलब ये कि फाइनली आपके एड्रेस पे हमने वो चीज भेज दी, प्रॉपरली एड्रेस्ड, प्रॉपरली पेड एंड रजिस्टर्ड पोस्ट, तो आपका डिलीवरी हो गया। भले वो आपको मिला नहीं मिला उसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब कोई स्पेसिफिक लॉ कहता हो कि हमारे केस में अलग तरीके से भेजना चाहिए, तो वो फॉलो करना पड़ेगा। कुछ नहीं लिखा गया तो ये वाला पार्ट, ये 3 पॉइंट फॉलो किए जाएंगे। ठीक है, नथिंग दैट इम्पोर्टेंट, बट ठीक है, आई जस्ट रेफर इट। पावर टू इशू, टू इनक्लूड पावर टू ऐड अमेंड वेरी रिजाइन नोटिफिकेशन, इट्स वेरी क्लियर कि आप अगर पावर आपको इशू करने का पावर है लॉ, तो आप चेंज भी कर सकते हो, वेरी भी और कैंसिल भी कर सकते हो। फिर कहता है कि अगर रूल्स बाय लॉज और ऑर्डर्स बन जाते हैं किसके किसके बीच में, लॉ पास होने और कमेंस होने के बीच में, तो अगर देयर इज अ गैप बिटवीन पासिंग द ऑर्डर एंड कमेंसिंग एंड इनैक्टमेंट, तो क्या कहता है, कानून पास हुआ 10 तारीख को, लॉ बनेगा अगले महीने की 4 तारीख को। तो कमेंसमेंट में और पासिंग में अगर गैप है तो उस काम में आप क्या कर सकते हो, तो आप यहाँ पे छोटे मोटे काम जैसे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट, अपॉइंटिंग जजेस ऑफिसर्स, ये सब काम आप कर सकते हो। लेकिन आपका जो कानून का पावर है वो कब एक्सेस होगा, एक्ट के पास होने के बाद। मतलब ये कि एक्ट बनना तय है, ऑर्डर पास हुआ कि अगले महीने की 10 तारीख तक एक्ट पास हो जाएगा, तो उस टाइम तक आप छोटे मोटे काम कर सकते हो, दैट इज incorporating the court, appointment judges, taking offices and all that। लेकिन पावर यूज करना, किसी को जेल में डालना, सजा देना, वो सब आप काम कर पाओगे एक्ट के पास होने के बाद। उसके आता है साइटेशन ऑफ इनएक्टमेंट्स। साइटेशन मतलब देखना पहचानना। ये कहता है कि कोई कानून को आप साइट करना चाहते हो तब उसके नाम से, उसके नंबर ऑफ ईयर्स से साइट कर सकते, जैसे कि हमने 1956
कंडक्ट एक्ट 1872, उसके नाम से उसके ईयर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। कोई कानून की प्रोविजन को जानना है, आइडेंटिफाई करना, तो कैसे साइड कर सकते हो? बाय सेक्शन, सबसेक्शन से उससे जान सकते हो। फिर पूछता है हमें हाउ डू मेजर डिस्टेंस, तो डिस्टेंसेस को मेजर करने का नॉर्मली स्ट्रेट लाइन होगा अनलेस एक्सप्रेस अदरवाइज। जेंडर, मैस्कुलिन को फीमेल, फीमेल को मेल, वो सब एक ही माना जाएगा। आप बात को समझना पॉजिटिवली। फाइनेंशियल ईयर का मीनिंग इन्होंने यहाँ पे क्या दिया है? मीन्स कमेंसिंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। कैलेंडर का मतलब क्या? जैन टू दिसंबर। इसी के साथ आपका जीसीए का पहला पार्ट हमारा समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।